न्यूज इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, 3 राज्यों में आज हो रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान, 55 सीटों पर पड़ रहे हैं वोट। उत्तराखंड में 70 सीटों पर एक ही चरण में हो रहा है मतदान। वहीं गोवा की 40 सीटों पर भी एक ही चरण में हो रहा है मतदान। मेरे सहयोगी रमन भी मेरे साथ है। बिल्कुल, और इन तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। और उत्तराखंड, गोवा, यानी 70 सीटें उत्तराखंड की, 40 सीटें गोवा की और 55 सीटें जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हुआ और अब दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होना है। तो तमाम तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको ग्राउंड जीरो से तमाम चीजें बता रहे हैं। तो उत्तराखंड की 70 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। 632 उम्मीदवार मैदान में है और खटीमा सीट से थोड़ी देर में सीएम धामी करेंगे मतदान। और उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी भी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, हमने जिस तरह से सुना कि यूपी में विकास के मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ये बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो पिछली सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया है, महज 1.5 हाईवे बनाकर वो रह गए, वो सोते रहते हैं। हमने कई बातें ऐसी सुनी अभी जो पिछली जनसभाओं में भी लगातार कहते रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कोशिश ये है कि पिछली सरकारों का एक को लेकर जो माइंडसेट है वो जनता के बीच क्लियर कर दिया जाए कि विकास अगर चाहिए तो सिर्फ बीजेपी से ही मिलेगा। बिल्कुल, एक तरह से जो योगी आदित्यनाथ जी के तमाम चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, वही चीज़ को वो लगभग अभी भी रख रहे थे। तो एक तरह से विपक्ष के ऊपर किस तरह से उसको लेके क्या अवधारणा बनाए जनता, क्योंकि आज आप देखिए कि जिसमें चुनाव चल रहे हैं इसमें और उसी समय योगी आदित्यनाथ जी का एक ANI पे उसी समय आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो एक संदेश बार बार देने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष आपको सही शासन देने में सक्षम नहीं है, वो आपको लॉ एंड ऑर्डर देने में सक्षम नहीं है। क्योंकि बार बार वो चीज़ कहते हैं कि भाई सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मामला हो, दंगा खत्म करना हो तो आप हमें दो। तो ये एक देखिए, राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है और उसी परसेप्शन सेटिंग में वो लगे हुए हैं लगातार कि भाई विपक्ष के नेता के ऊपर जब आप आरोप लगाते हैं कि वो तो 12 घंटा सोते रहते हैं, 6 घंटा मित्र मंडली में होते हैं, तो एक तरह से वो ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं अकर्मण्यता के सामने में। देखिए, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के अगर चुनावों को देखें, चाहे वो 2014, 17 और 19, वो तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी आसान रहे थे। लेकिन ये चुनाव जो है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग हिस्सों में, चाहे प्रथम चरण का हो आज या फिर द्वितीय चरण में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे मुकाबला काफ़ी कड़ा है। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर हम लोग देखें अभी, तो उनके पास 2-3 देखिए कुछ मुद्दे पर प्लस पॉइंट में भी है। जैसे उदाहरण के लिए वो 14-15 करोड़ जनता को जो है कि वो राशनिंग दिया जा रहा है, या फिर अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि लाभार्थियों का हमने एक बड़ा सा सेटअप तैयार किया है। ये बात तो लाभार्थी और योजनाओं की तो है ही नहीं, इसीलिए पूरे के पूरी बातचीत चल रही है। तो 80 और 20 का मुद्दा तो बार बार उछाला गया। नहीं, 80 और 20 देखिए, 80 और 20 के मुद्दा तो वो तो बिल्कुल उनका कोर पॉइंट है, वो बार बार आज सुबह से ही कह रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिखा दे कि किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी में जो उनका प्रयोगशाला रहा अलग अलग जगह, वहां पे ध्रुवीकरण पहले जिस तरीके से ये करते रहे थे, उस ध्रुवीकरण की धार कहीं न कहीं कुंद हुई है और हिंदू मुस्लिम विशेषकर जो जाट और मुस्लिमों के बीच में दूरी बढ़ी थी, वो दूरी पटी है। इसलिए बार बार ये 80-20 के रेशियो पे बार बार आ रहे हैं। आप देखिए, बार बार हिजाब के मामले को भी लाया जा रहा है। हिजाब कर्नाटक में है, वहां से उस मामले को जो है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज चूंकि देखिए, जो हम लोग को समझना पड़ेगा कि द्वितीय चरण के जो 55 सीटें आज हो रही हैं, उसमें अल्पसंख्यक कहीं कहीं पे तो देखिए एवरेज आप देखें 30% तो है ही, लेकिन कहीं कहीं वो 40, 45, 50, 55% तक भी पहुंच रहा है वो। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी का पूरा प्रयास ये है कि कहीं कहीं उस अल्पसंख्यक वोट को तोड़ा जाए और अगर उस अल्पसंख्यक को दिखा के बाकी वोटों का ध्रुवीकरण भी हम करें। देखिए राहुल जी, ये इस बार हम देखें, अगर 55 सीटों की हम बात करें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। उनकी 38 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और कई सीटें ऐसी थी जिसमें वो दूसरे नंबर पर आए थे। तो इस बार लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस दोबारा से दोहराई जाएगी। इस बार भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं होंगी उनके लिए इस फेज में 55 सीटों के लिए। नहीं, देखिए, पिछले बार चाहे वो प्रथम चरण हो या द्वितीय चरण हो, बीजेपी सबसे बेस्ट वाले प्रदर्शन पे थी और पीक पे लगातार टिके रहना बड़ी चुनौती वाली मामला होती है। तो इसलिए वो आंकड़े फिर से वो लाएंगे, इसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि जमीनी स्थितियां थोड़ी बदली जरूर है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुपक्षीय है। जैसे कि एक तरह से कहीं कहीं ध्रुवीकरण के मामले को लेकर वो अगर वो आते हैं, तो दूसरी तरफ से वो अपने योजनाओं के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उसको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं कि अगर ये कार्ड ना चले तो दूसरा चल जाए, दूसरा ना चले तो तीसरा चल जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि आप स्वार का सीट ले लीजिए,
वो उस जगह पे मोहम्मद आजम वाला जो वो पहले काफी मजबूत लग रहा था कि वो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना दल से, देखिए अपने यहाँ पे उन्होंने कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है, लेकिन रॉयल फैमिली के उनको लाके जो है कि उन्होंने वहां से जिस तरह से नवाब फैमिली को लाके टिकट दिया है, तो 55% है वहां पे मुस्लिम, लेकिन उसके बावजूद भी उस मुकाबले को भारतीय जनता पार्टी ने कांटे का मुकाबला बनाया है। तो ये तो हम लोगों को जरूर दिखता है कि वो साम दाम दंड है जो राजनीति के तमाम चीजें जो देखिए, जाहिर सी बात है तमाम जो पार्टियां हैं वो पुरजोर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और इस वक्त हम मुख्तार अब्बास नकवी से, हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत की है वो हम आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र का उत्सव क्या होता है, इसे रामपुर में जब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खुद लाइन में लगे हों, इसे देख करके समझा जा सकता है। जनता ही जनार्दन होती है। बड़े से बड़ा नेता जिस तरीके से आम लोगों के बीच में आम बन करके और मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचता है, वो अपने आप में एक बहुत ही सुखद और दिलचस्प नज़ारा होता है। आप देखिए, बड़ी संख्या में रामपुर के इस दनियापुर पोलिंग बूथ पर लोगों का आंदोरफ्त जारी है। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पोलिंग का काम है, वो बदस्तूर जारी है। भाई ये बताइए कि आपके ठीक पीछे केंद्रीय मंत्री साहब भी लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी सर। तो ये लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। महत्वपूर्ण हो गई है सर। ठीक है, क्या मसले हैं रामपुर के? रामपुर के वही मोदी जी वोट डालेंगे सर। अच्छा, ये विकास क्या मसले हैं भाई रामपुर के, क्या मसले हैं? बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी है ये। अच्छा, अच्छा, आप बताओ भाई। हम तो साहब यही चाह रहे हैं, सब लोग सुखी रहें। अच्छा, और रामपुर में विकास हुआ है? कुछ मदद मिलती है सरकार से? जी, अच्छी चल रही है, काम हो से जो है वो ये ठीक है। तो रामपुर के लोगों का भी कहना है कि जो प्रक्रिया है सरकार की तरफ से वो लगातार आगे बढ़ रही है। विकास की तमाम योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नकवी साहब, लाइन काफी लंबी है, लग रहा है इंतजार लंबा होगा आज आपका। प्रोटोकॉल का पालन भी लोग रहेंगे, एक ही सब में खड़े हो गए, साथ गए, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न पालन। तो नकवी साहब अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और खास तौर से जो अंदाज है उनका वो अपने आप में निराला है, और यही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र का उत्सव है। आप भी अगर इस द्वितीय चरण के मतदान में ऐसे शहर में हैं, ऐसी जगह पर हैं जहां वोट पड़ रहा है, तो जरूर जाइए, मतदान केंद्र पर जाइए और अपना वोट जरूर डालिए। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, रामपुर। तो रामपुर की क्या तस्वीर है, ये हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने, तमाम वीआईपीज भी अपने वोट डालने के लिए अब पहुंच रहे हैं। लगातार न्यूज इंडिया आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आप सारी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है। देवबंद का हम रुख कर लेते हैं, जहां मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। गौरव, इस वक्त क्या है पहली तस्वीर देवबंद की, क्या कुछ नजर आ रहा है पोलिंग बूथ पर? और बिल्कुल देखिए नीतिशा, अगर देवबंद की बात करें तो काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, और देवबंद इसलिए भी चर्चा में आया था इस बार उत्तर प्रदेश जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, तो खबर थी कि योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ेंगे, इस वजह से देवबंद चर्चा में आया। लेकिन बाद में फिर यहाँ के जो विधायक हैं उन्हें ही रिपीट किया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको उसकी तस्वीर दिखा दूँ। ये देवबंद का जो पोलिंग बूथ है, विकास खंड में इस पोलिंग बूथ को बनाया गया है देवबंद के, और लगातार जो मतदाता हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मतदाताओं से बातचीत करते हैं। ये बताइए, देवबंद की अगर हम बात करें, क्या क्या मुद्दे आप लोगों के जहन में है जब आप लोग आज पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं? किस तरीके की सरकार चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं? सरकार तो बढ़ने के लिए विकास नहीं हुआ, यहाँ विधायक ने कुछ नहीं करा। 5 साल तक विधायक की हमने आज तक शकल नहीं देखी। ना यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर है, ना डिग्री कॉलेज में मास्टर है, कुछ नहीं है। विकास ही नहीं हुआ यहाँ पे। विकास नहीं हुआ। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग हो गई आप डालिए। हाँ डालिए। क्या मुद्दे हैं महिला होने के नाते, क्या मुद्दे? खड़ने का मारा तो महिला होने के नाते क्या आपके मुद्दे हैं? किस मुद्दों पे आपने कुछ
महिलाएं हैं, आपने वोटिंग करा? जी सर। पहली बार मतदान किया? नहीं सर, दूसरे टाइम किया है। बिल्कुल, आप युवा हैं, क्या अपील करेंगे, किस तरीके के मुद्दे, खास करके इन्होंने कहा यहाँ चिकित्सीय व्यवस्था बहुत खराब है, आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल जैसा सर ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। जब इलेक्शन होता है तो सभी पार्टी के लीडर आ जाते हैं, लेकिन जब 5 साल तक होता है तो बीच में कोई ऑफिसर क्यों नहीं आता, कोई देखने क्यों नहीं आता कि रोड की हालत कितनी खराब है। हमारा एरिया का रोड, उसको 10 साल हो गए, अब तक नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं करता है। स्कूल में पढ़ने जाती हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं स्कूल की व्यवस्थाओं की बात करें? सरकारी कॉलेज की जो व्यवस्था है बहुत खराब है, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, विंडोज नहीं है, बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। इन व्यवस्थाओं को बदलना। गौरव बदलना ये चाहिए। जो बच्चियां हैं ये खराब स्कूली व्यवस्था की बात कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब ने भी एंट्री कर ली है। इन बच्चियों से जरूर जानिए कि क्या जरूरी है, शिक्षा या फिर ये जो हिजाब का मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियां लेकर आ गई हैं सामने। बिल्कुल, मैं ये एक सवाल और आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि एक आप लोग भी देख रहे होंगे एक चीज़ बड़ा ट्रेंड में चल रहा है हिजाब को लेकर के, तो हिजाब जरूरी मानते हैं या किताब जरूरी मानते हैं आप? सर हमारे हिसाब से किताब ज़रूरी है, क्योंकि किताब ही आपको हर धर्म के बारे में बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हिजाब ज़रूरी नहीं है। मतलब ये मुद्दा बेवजह एक तरीके से तूल पकड़ाया जा रहा है। नहीं सर, बेवजह तो नहीं, वो तो उनकी जाति की वजह से ठीक है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा तो किताब ही ज़रूरी है ना, क्योंकि उससे ही हमें सारी नॉलेज मिलती है। बिल्कुल, तो ये कि दोनों बच्चियां थी रमन, इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हिजाब से पहले किताब जरूरी है, और जब किताब से आप तालीम लेंगे तो जाहिर सी बात है सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। हालांकि देवबंद की अगर मैं बात करूं तो देवबंद की जो ये सीट है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात करें, मुस्लिम मतदाता खासा नजर यहाँ पे रखते हैं, खास करके जीत हार का जो मार्जिंग होता है, एक निर्णायक वोटर्स हैं वो। इसके अलावा यहाँ पर ठाकुर और राजपूत का जो वर्चस्व है वो इस सीट पर बना रहता है। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें, देखिए 9 बार तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, और उसके बाद बसपा का यहाँ पर दबदबा रहा था, लेकिन पिछले 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सेधमारी किया था, और तब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट रही है। और इस बार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे यहाँ के लोगों ने बताई दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पर बच्चियों ने बताया। गौरव वापस लौटेंगे आपके पास। नीतीशा के पास एक अपडेट है जो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। जी, हमारे सहयोगी शेखर आनंद ने बात की है मुख्तार अब्बास नकवी जी की पत्नी सीमा नकवी से, उन्होंने क्या कुछ किया उन्हें हम सुन लेते हैं एक बार। रामपुर में मतदान की प्रक्रिया जारी है, और यहां आप देखिए कि ये महिलाओं का कतार है, महिलाओं का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर एक एक करके महिलाएं अंदर जा रही हैं, और हम एक खास मतदाता से भी आपको मिलवाते हैं। हालांकि इस लोकतंत्र के उत्सव में हर खास आम हो जाता है। सीमा नकवी जी यहाँ पर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की धर्मपत्नी हैं। वो भी आम लोगों की तरह इन महिलाओं के बीच में आकर के और अपना वोट डालने की प्रक्रिया पूरा करना चाहती हैं। मैम ये बताइए कि आज जब आप तो कुछ हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो विशिष्ट लोग उन्होंने भी कहा है। वैसे चुनाव आयोग ये कहता रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। हालांकि पोलिंग बूथ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं। आप बताओ माँ, क्या है रामपुर का मसला, क्या है यहाँ पर? सोच करके ही आए। अच्छा ठीक। बिल्कुल, तो तमाम बूथ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। न्यूज इंडिया हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। राहुल जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। राहुल जी, हम जो देख रहे हैं कि रामपुर एक बहुत हॉट सीट मानी जाती है, आजम खान वहां से चुनाव लड़ते हैं। इस बार वहां पर बहुकोणीय हो गया है मुकाबला, इस बार सिर्फ आजम खान की बात नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको रामपुर की जो तस्वीर है वो किस तरह की आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप एक विश्लेषक हैं, तो विश्लेषक की नजर से क्या विजन बन रहा है? नहीं, देखिए, रामपुर के मामले में अगर मैं देखूं तो वो एक तरह से जो आजम खान है उनको जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमला जो है कि उनके ऊपर रहा है, वो पिछले 1 साल से ऊपर जो है कि वो जेल में बंद हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं वहाँ पे अगर हम लोग उस पूरे सीट को, कंस्टिट्यूएंसी को देखते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम मतदाता काफ़ी संख्या में है। हालांकि उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि जो वो जिस समय थे शासन में या फिर जब वो शक्तिशाली रहे तो मुस्लिमों का जो निचला तबका है उन लोगों को वो लेके नहीं चले थे, कहीं न कहीं एक विरोध भी था वहाँ पे उनके विरुद्ध लेके।
लेकिन इस समय एक स्थिति ये भी नजर आती है कि कहीं न कहीं वो जो लंबे समय से जेल में रहे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि उनके प्रति सहानुभूति का एक पक्ष भी है। कहीं न कहीं बहुत सारे लोग अब उनको एक रहनुमा के रूप में भी देख रहे हैं। उस विपक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, जबकि बीजेपी तो एक तरह से उन्हें खलनायक के रूप में ही प्रस्तुत कर रही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी रामपुर का जो उनका सीट है, उस सीट में वो अभी भी कहीं न कहीं एक तरह से वहां पे वो कड़ा मुकाबला वो दे रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत सी दिख रही है। लेकिन हाँ, जो उनके बेटे हैं मोहम्मद आजम वाला जो स्वार वाला सीट है, वहां पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उनको काफी कड़ी चुनौती दी है। खुद रॉयल फैमिली से एक उम्मीदवार को खड़ा करके उनकी स्थिति को जरूर जो है कि वहां पे कंपटीशन का मुकाबला काफी कड़ा कर दिया है। वहां पे जिस तरह से कांग्रेस पे पहले जो है कि उनको टिकट मिला था, फिर कांग्रेस से वो तेजी से जो है कि विपक्षी जो है कि वो प्रतिनिधि वो एक तरह से अपना दल से खड़े हुए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत रणनीतिक व्यू को ये जरूर यहाँ पे नजर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, लेकिन अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो चेहरे हैं उनमें रहनुमा कौन है, वो आजम खान है या फिर असदुद्दीन ओवैसी वो रहनुमा बनकर सामने आए हैं, क्योंकि जो भी रहनुमा बनेगा उसका असर सीधा सीधा चुनाव के गणित पर पड़ने वाला है। तो तमाम खबरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे, तमाम अपडेट सबसे पहले आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी टीम तैनात है जो आपको हर अपडेट सबसे पहले देगी। न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव 2022 में न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आपको हर अपडेट ग्राउंड जीरो से मिल रही है। मेरे सहयोगी शेखर आनंद इस वक्त रामपुर में से मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। रामपुर की पल पल की खबर हम तक वो पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर शेखर जी से हम बातचीत करेंगे। शेखर जी, इस बार के जो चुनाव देखे गए हैं उसमें यह देखा गया कि विकास को तो मुद्दा बनाया ही गया था, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए थे मुद्दे और देखिए इस बार जो दूसरे चरण का मतदान है उसमें काफी सारे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोट पड़ रहे हैं इस बार। तो क्या लगता है, जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिजाब है, ऐसे तमाम मुद्दे बीच में घुस आए थे, कितना असर दिख रहा है जनता के दिलो दिमाग पर इनका? देखिए, जनता के दिलो दिमाग पर जब वो वोट डालने आती है तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है कि उसे वोट कहां पर देना है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के एक माहौल जरूर बनता है, लेकिन उस माहौल का कितना प्रभाव वोट पर पड़ा है ये जब काउंटिंग होगी तभी सामने आएगा कि उसका असर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव रहा है, केवल आज नहीं, बदस्तूर 90 के दशक से हम इसको देखते आ रहे हैं और शायद उससे पहले से भी कुछ ना कुछ इस तरीके के मसले उठते रहते हैं, जिससे पोलराइजेशन की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको न सिर्फ बल मिलता है बल्कि अपनी तरह से लोगों को, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि उन्हें माइलेज मिल रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग इसका प्रभाव भी देखा गया। जैसे 90 के दौर में जब पोलराइजेशन हुआ तो कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन से सरकार बनी, कभी बीजेपी की सरकार बनी गठबंधन के जरिए फुल फ्लेजेड। 90 के दशक के शुरुआत में वो 91 में आते हैं। उसके बाद लगातार इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन है वो बनता रहता है। लेकिन 2007 से ये पूरा समीकरण चेंज होता है और इसमें सोशल इंजीनियरिंग आती है मायावती की, जब 2007 में वो फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट में आती है। 2012 में समाजवादी पार्टी और उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जो लगातार काम कर रही है। और इस तरीके के जो मुद्दे आए हैं वो यहां पर हावी होते हैं या नहीं, ये तो काउंटिंग में पता चलेगा। और अभी अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब अपना वोट डाल करके बाहर आए हैं, बात करते हैं उनसे। देखिए, सभी लोगों को इस इंडिया टीवी थोड़ा लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर के साथ हिस्सेदारी करनी चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए कहलाता है कि अगर आप देखें तो सभी लोग पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व एयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। यही हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। शुभकामनाएं। सर, कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप बीजेपी के? भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो अभी अभी वोट डाल करके बाहर आए हैं और उन्होंने जनता से बिल्कुल शेखर और मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया, लाइन में लगे हुए थे और मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकले। और सीधा रुख करते हैं अमरोहा का, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी नमित ने रिपोर्ट भेजी है। यूपी के दूसरे फेज की वोटिंग आज हो रही है, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर आज जो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं वो 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो आज ईवीएम के अंदर पैक कर देंगे। और इस वक्त हम अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अंदर
दोरारा गांव में है और ये हसनपुर विधानसभा लगती है। यहाँ पर मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं, आप बताइए, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, इस बार इस विधानसभा के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विकास का है और पढ़ाई का भी है और गुंडागर्दी का भी है। ये कम से कम होनी चाहिए। आपने भी डाला है वोट? जी। अच्छा, ये बताइए, आपके अकॉर्डिंग इस बार क्या विधानसभा का मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि गन्ने के भुगतान को लेकर भी सरकार लगातार वादे कर रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा, क्योंकि मौजूदा समय की बात करें, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 4 में से 3 सीटें बीजेपी पर हैं, 1 समाजवादी पार्टी पर। क्या बीजेपी बचा पाने में कामयाब होगी? वो तो उनका नसीब भी है, कर्म भी है, और उन्होंने अच्छा काम करा तो बचा पाएगी। गन्ने के भुगतान को लेकर फिलहाल क्या किसानों में कोई नाराजगी है या नहीं? फिलहाल हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। 14 दिन में 15 दिन में पेमेंट आ रहा है। विकास हुआ। देखिए, तमाम जो लोग हैं, क्योंकि गांव का इलाका है, ऐसे में लोग चाहते हैं कि अपना मताधिकार का सुबह सुबह उपयोग करें, उसके बाद अपने जो तमाम काम धंधे हैं उन पर जाएं। लेकिन देखिए, साथ ही साथ कोविड नियमों के तहत जो है फिलहाल वोटिंग जो है वहां शुरू हो चुकी है। और देखिए, तमाम यहां पर यूपी पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि वोटिंग जो है वो शांतिपूर्वक यहां पर कराई जाए। क्योंकि 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। चाहे बिजनौर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुरादाबाद, रामपुर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय काफी इफेक्ट डालता है। तो ऐसे में सुबह सुबह का वक्त है, लोग यहां पर, हालांकि इतनी लाइनें नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर जिन 55 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, वहां पर बात करें तो बीजेपी की ज्यादातर सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस बार आखिर क्या होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है, क्या वो बीजेपी के विजयी रथ को रोक पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि आखिर यूपी की जनता ने किस पार्टी के उम्मीदवार को जो है सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, हसनपुर, अमरोहा। तो ये थी अमरोहा से मेरे सहयोगी नमित त्यागी की रिपोर्ट।